हेलो बच्चों, तो अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पर। चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस की जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, छोटे छोटी जो थ्योरी थी, वो सारी हम पढ़ चुके हैं। और अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 एंड मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मेरी एडवाइस ये है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं जिनमें मैंने थ्योरी डिस्कस की है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, वो पढ़ के आने हैं। उसी के बाद ये आज का वीडियो लेक्चर देखने में मज़ा आएगा और मैथ्स में आप कनेक्ट कर पाओगे, मैथ्स समझ में आएगी। तो एनीवे हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे आते हैं। मुझे उम्मीद है प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, तो क्वेश्चन सॉल्विंग पे आते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 2.3 एनसीईआरटी की। मेरे पास पीडीएफ है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3। देखो बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं मैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस, इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 ये है, एक क्वेश्चन गिवन है, उसके 3 पार्ट्स हैं, 3 हमें रिलेशंस गिवन है। हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, कौन सा इनमें से फंक्शन है, और फंक्शन है तो क्यों है, हमें रीजन देना है, लॉजिक देना है। अगर फंक्शन है तो क्यों है, फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर फंक्शन है तो डोमेन एंड रेंज दोनों हमें बतानी है उसकी। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं। पार्ट फर्स्ट है, दे रखा है, देखो मैं मान लेता हूं ये रिलेशन R1 है। R1 एक रिलेशन है और ये रोस्टर फॉर्म दे रखी है, यानी कि कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 एंड 17,1। इतनी बात हमें गिवन है क्वेश्चन में। ये एक रिलेशन है, क्वेश्चन में गिवन है। देखो कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट गिवन है। ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया था मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी, रोस्टर फॉर्म। ये रिलेशन गिवन है, हमें बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, और फंक्शन है तो क्यों है, फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहले देखते हैं, जब मैंने रिलेशन या फंक्शंस की थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने ये बताया था कि अगर कोई रिलेशन रोस्टर फॉर्म में गिवन है तो सबसे पहले उनके जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स को देखो, उनके फर्स्ट एलिमेंट्स को देखो। देखो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 2 है, 5, 8, 11, 14, 17, यानी कि इनमें से कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे नहीं हैं, या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे नहीं है जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा डिफरेंट है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है सबका फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है। 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, इसीलिए ये फंक्शन है। इतनी बात मैंने बताई थी कि अगर कोई रिलेशन रोस्टर फॉर्म में गिवन है तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, अगर उनका फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है तो वो फंक्शन है। अगर कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे मिल जाते हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो तो उस केस में वो फंक्शन नहीं होता। इस केस में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, इसलिए फंक्शन है। देखो इतना बहुत है, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूं इसे, एरो डायग्राम से अगर मैं इसे समझाऊं, वेन डायग्राम याद आ रहा है, अगर इसे एरो डायग्राम से समझाऊं, हालांकि जरूरत नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। मान लेते हैं ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए में होंगे, 2, 5, 8, 11, 14, 17। मान लेते हैं ये एलिमेंट 2, एलिमेंट 5, एलिमेंट 8, एलिमेंट 11, एलिमेंट 14 एंड एलिमेंट 17। ठीक है, हाँ। अच्छा, सेट बी में वो एलिमेंट्स होंगे जो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड एलिमेंट 1, 1, 1, 1 सारा। सेकंड एलिमेंट तो सिर्फ एक ही है जो कि 1 है। अब कैसे बनाएंगे? इमेज बनाएंगे। देखो 2 की इमेज 1 है तो 2 की इमेज 1, एरो डायग्राम इस तरह से बनेगा।
5 की इमेज 1, 5 की इमेज भी 1 है। फिर 8 की इमेज 1, 8 की इमेज भी 1 है। फिर 11 की इमेज 1, 11 की इमेज भी 1 है। फिर 14 की इमेज 1, 14 की इमेज भी 1 है। फिर 17 की इमेज 1, 17 की इमेज 1 है। यहाँ से भी क्लियरली देख सकते हैं कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केवल और केवल एक इमेज है सेट बी में। यही फंक्शन की डेफिनेशन थी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में, इसलिए फंक्शन है। राइट, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है। तो ये रिलेशन एक फंक्शन है, लॉजिक समझ में आ गया है, क्योंकि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी केवल एक इमेज है। और वो बात अलग है कि उसकी सारे एलिमेंट्स की इमेज सेम है, लेकिन है तो इमेज ओनली वन, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन है। और इसकी अगर ये फंक्शन है तो हमें डोमेन एंड रेंज बतानी है। देखो डोमेन बतानी है। डोमेन क्या है? सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो, 2, 5, 8, 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, यही डोमेन है। रेंज की बात करें, सेट बी के सारे एलिमेंट्स, सेट बी में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो यही हमारी रेंज है। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ के साथ कॉपी में उतारते जाए, मैं रफ कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके भी कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट पे आता हूं। एरो डायग्राम से भी देखा है, रोस्टर फॉर्म से भी हमने देखा, दोनों तरीके से देख लिया। ये रिलेशन फंक्शन है। सेकंड पार्ट है, मान लेते हैं उसी रिलेशन मैंने R2 मान लिया। अब क्या गिवन है सेकंड पार्ट गिवन है 2, 1, फिर 4, 2, फिर 6, 3, फिर 8, 4, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। 10, 5, 12, 6, 14, 7, ये सारे क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। और ऑर्डर्ड पेयर्स का ये बना दिया सेट। कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। हमें बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, और फंक्शन है तो क्यों है। अच्छा, देखते हैं इनके ऑर्डर्ड पेयर्स को। फर्स्ट एलिमेंट पे फोकस करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसा नहीं है, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे नहीं हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। फर्स्ट एलिमेंट इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट इज अ फंक्शन। इतना ऑब्जर्व करने से ही पता चल जाएगा कि फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि 2 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है, यानी कि कोई भी एलिमेंट हमें ऐसा नहीं मिलेगा फर्स्ट सेट में जिसकी एक से ज्यादा इमेज आ रही हो। जैसे अगर मैं इसके एरो डायग्राम बनाऊं, देखो जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूं। सेट ए और ये सेट बी। अब सेट ए में ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट होंगे 2, 4, 6। मान लेते हैं ये एलिमेंट 2, एलिमेंट 4, एलिमेंट 6, एलिमेंट 8, सारे इवन नंबर्स हैं, एलिमेंट 10, 12 एंड द 14, एलिमेंट 14। सेट बी में सेकंड एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7। ठीक है। अब बनानी है कि इमेजेस, एरो। 2 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 4 की इमेज 2, 4 की इमेज 2, 6 की इमेज 3, 6 की इमेज 3, 8 की इमेज 4, 8 की इमेज 4। देखो ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी, उसी को सिर्फ यूज कर रहे हैं, उसी को मैं रिकॉल करा रहा हूं। 10 की इमेज 4, 10 की इमेज 5, सॉरी 10 की इमेज 5, फिर 12 की इमेज 6, 12 की इमेज 6, फिर 14 की इमेज 7। एरो डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है उसकी केवल और केवल एक इमेज है सेट बी में। यही फंक्शन की कंडीशन थी। कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब ये वाला केस हो, सेट ए के सारे एलिमेंट्स की केवल और केवल एक इमेज हो, इसीलिए यह फंक्शन है।
अब जब फंक्शन है तो डोमेन बताओ, डोमेन, क्योंकि ये फंक्शन है तो डोमेन बताओ और रेंज भी बताओ। तो जो पूरा सेट ए है वो तो डोमेन हो जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ये तो होगी डोमेन, है ना। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डोमेन। रेंज, रेंज क्या है? रेंज जो जितने सेट ऑफ इमेजेस, 2 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है, या यानी कि इस केस में सेट बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये रेंज है। यहां से भी देख सकते हो सेट ऑफ इमेजेस या सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये रेंज हो गई। सेम क्वेश्चन है तो फर्स्ट पार्ट भी फंक्शन है, सेकंड पार्ट भी फंक्शन है। थर्ड पार्ट पे आते हैं, उसे भी देखते हैं उसकी कहानी क्या है। देखो थर्ड पार्ट, उसमें भी यही बताना है कि बताओ कि क्या रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। लॉजिक देना है कि भाई फंक्शन है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, जस्टिफाई करना आंसर। सारा कुछ लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। मैथमेटिक्स में सब कुछ लॉजिक के ऊपर चलता है। रीजन, जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन, प्रूफ। पार्ट नंबर 3, लेट दिस रिलेशन इज R3, 1,3 कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 1,5 एंड 2,5, ये कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। बताओ कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। चेक करते हैं कि फंक्शन है या नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर्स को ऑब्जर्व करते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, बात खत्म। ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स इस तरह से मिल गए मुझे जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम हुए। फर्स्ट एलिमेंट सेम हुए इसलिए ये फंक्शन नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट सेम हुए क्या मीनिंग है, यानी कि 1 की इमेज 3 है और 1 की इमेज 5 है। सेट ए में 1 एलिमेंट ऐसा है जिसकी 2 इमेजेस हैं, एक इमेज 3 है, एक इमेज 5 है, इसलिए फंक्शन नहीं है। एरो डायग्राम से बना देता हूं। देखो ये मान लेते हैं सेट ए है और ये दूसरा सेट बी है। सेट ए में 1 एंड 2, सेट ए में 2 एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं, 1 है और 2 है। सेट बी में 2 एलिमेंट हैं, कौन कौन से, 3 और 5। बना दो एरो डायग्राम। क्या है एरो डायग्राम में, 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 5, 1 की 2 इमेज हैं, 3 भी 1 की इमेज है और 1 की इमेज 5 है। देखो यही बात खत्म हो जाती है कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि सेट ए में एलिमेंट 1, ये जो 1 एलिमेंट है ना, ऐसा है जिसकी 2 इमेजेस आ रही हैं। फंक्शन होने के लिए सेट ए के सारे एलिमेंट्स की केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ, अगर फंक्शन में हम 1 इनपुट डालें तो 2 आउटपुट आ रही हैं। अगर फंक्शन में मैं 1 इनपुट डालूं यानी कि f of 1 निकालूं तो f of 1 is equal to 3 and f of 1 is also equal to 5. That's why this relation is not a function. रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है तो क्वेश्चन यही खत्म। उम्मीद है चीजें कनेक्ट हो पा रही होंगी। सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं जब मैंने थ्योरी पढ़ाई है, इसलिए मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा, नेक्स्ट क्लास देखने से पहले प्रीवियस जो लेक्चर में बताया है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक एक बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व आएगा, समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। अच्छा, पार्ट फर्स्ट, f(x) इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड x। हमें इस फंक्शन की डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। अच्छा, इससे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कोई gx इस तरह से कोई फंक्शन हो, मान लेते हैं कि h(x) कोई ऐसा हो, h(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x। ये फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मॉडुलस x है, हमें पता है कि मॉडुलस x में जो x है, ये जो x है, आप कुछ भी डाल दो, पॉजिटिव डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इस फंक्शन की जो डोमेन है वो R है, सेट R है। कोई भी रियल नंबर डाल दो, मॉडुलस फंक्शन सब एक्सेप्ट करेगा।
मॉडुलस फंक्शन सब एक्सेप्ट करेगा। बात आती है रेंज की, यानी कि डोमेन तो ये हो गई, रेंज की अगर हम बात करें, मॉडुलस एक्स की हम रेंज की बात करें तो मॉडुलस कभी भी आउटपुट नेगेटिव नहीं देगा। मॉडुलस फंक्शन कभी भी आउटपुट नेगेटिव नहीं देगा। 0 पॉसिबल है और इन्फिनिटी तक, क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी, ये मॉडुलस फंक्शन की आउटपुट है। देखो इनपुट 0 डालेंगे आउटपुट 0 आ जाएगी, इनपुट नेगेटिव डालेंगे तो मॉडुलस फंक्शन आउटपुट पॉजिटिव बना के देगा। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेम चीज। अब मॉडुलस फंक्शन के आगे माइनस लगा दिया। देखो अभी भी अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन तो यानी कि सेट ऑफ इनपुट्स, डोमेन तो अभी भी इनपुट कुछ भी डाल सकते हैं, यानी कि सेट आर। रेंज की बात करें, अगर ये माइनस नहीं होता तो रेंज होती ये। अब क्योंकि माइनस है, इसको रेंज, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है तो ये जो नॉन नेगेटिव वैल्यूज है इनको ये बना देगा नेगेटिव, तो रेंज हो जाएगी नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से 0। अब 0 भी इंक्लूड करना है, रेंज हो जाएगी ये, क्योंकि रेंज आनी थी, ये रेंज है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ये थी रेंज। अब क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है तो इनको नेगेटिव बना देगा। अब रेंज है ये माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज्ड 0, इसे हम यही बोलते हैं नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, इन्हें ये भी बोलते हैं नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स। बस ये बात है, ये बात है ना, समझ में आई ना? तो ये बात है सारी। माइनस आगे लगा हुआ है तो नेगेटिव बना देगा माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज्ड 0। आउटपुट 0 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड है fx इक्वल्स टू स्क्वायर रूट फंक्शन, fx इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। इसकी डोमेन निकालनी है एंड रेंज निकालनी है, डोमेन निकालनी है एंड रेंज निकालनी है। पहली चीज देखो, मैंने जब रेंज निकालनी सिखाई थी, मैंने एक वीडियो बनाई थी डोमेन एंड रेंज पे। डोमेन पे भी एक वीडियो है और रेंज पे भी एक वीडियो है, उसी चीज को यहां अप्लाई करेंगे। देखो अगर स्क्वायर रूट की बात करें, स्क्वायर रूट के अंदर मैं 0 इनपुट डालूं तो आउटपुट 0 आ जाएगी, पॉसिबल है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर मैं पॉजिटिव नंबर डालूं तो भी पॉसिबल है, यानी कि यही इसी तरह से कोई आउटपुट होगी जो भी इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर मैं कोई नेगेटिव नंबर डाल दूं, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई मैं नेगेटिव नंबर डाल दूं तो आउटपुट आती है इमेजिनरी, आउटपुट आती है इमेजिनरी। अब आउटपुट रियल नहीं आएगी, और क्योंकि हम रियल फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, आउटपुट इमेजिनरी, हमें वो आउटपुट इमेजिनरी नहीं आनी चाहिए हमारी। इमेजिनरी या जैसे आयोटा की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर, इनकी एक अलग ही दुनिया है, अलग ही माया है इनकी। बस फिलहाल के लिए इतना याद रखना है कि आउटपुट कभी भी इमेजिनरी नहीं बननी चाहिए। इसका मीनिंग स्क्वायर रूट के अंदर हम नेगेटिव इनपुट नहीं डाल सकते। स्क्वायर रूट के अंदर हम 0 डाल सकते हैं, पॉजिटिव डाल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव इनपुट हम नहीं डाल सकते, क्योंकि उस केस में आउटपुट इमेजिनरी हो जाती है। और हम पढ़ रहे हैं रियल फंक्शंस के बारे में। इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक सेपरेट चैप्टर है, पूरी ही अलग दुनिया है इनकी, अलग ही माया है। वहाँ जब पढ़ेंगे तो और डेप्थ में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ आ जाते हैं। क्या बताया मैंने? ये बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर हम कभी भी नेगेटिव इनपुट नहीं डाल सकते, पॉजिटिव डाल सकते हैं। मतलब ये डिब्बा 9 माइनस एक्स स्क्वायर हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं कर सकते। बस अब इसी को सोल्व करना है। अब ये क्या है? ये एक इन इक्वेशन है। क्या है ये? एक इन इक्वेशन। तो ये है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। पहले इसे ब्रेक करो लीनियर फैक्टर्स में, और एक फॉर्मूला में बता दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको ब्रेक करने में 9 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल अलजेब्रा है। 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतनी बातें आ गई। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे हम नंबर लाइन मेथड। एक नंबर लाइन मेथड सॉल्व करेंगे। ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी,
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी नंबर लाइन है। अब निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या निकालेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। मैंने डोमेन एंड रेंज में ये एक तरीका खूब अच्छे से डिस्कस किया है। क्रिटिकल पॉइंट्स 3 माइनस एक्स 0 कब होगा? अगर मैं x की जगह 3 डाल दूं तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि एक क्रिटिकल पॉइंट होगा 3। अगर x की जगह -3 डाल दूं ये 0 हो जाएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट होगा -3। अब 3 इंटरवल बन गए, 1 2 3, 3 इंटरवल है हमारे पास। कौन कौन से? माइनस इन्फिनिटी टू -3, -3 टू +3, +3 से इन्फिनिटी। अब क्या करना है, बारी बारी से इन इंटरवल्स के बीच में कोई भी नंबर एज्यूम कर लो रैंडमली, कोई भी नंबर मर्जी है, ठीक है। और हमें साइन देखना होगा इस चीज का, इस डब्बे का हमें साइन देखना होगा। हमें साइन देखना है, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। माइनस इन्फिनिटी और -3 के बीच में लेट्स से -4, -4 यहां पुट करो। 3 माइनस ऑफ -4 पॉजिटिव हो जाएगा, 3 - 4 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव यानी कि नेगेटिव। अब -3 और 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो रैंडमली, मर्जी है कुछ भी। मैंने 0 ज्यूम कर लिया, 3 - 0, 3 - 0 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब 3 टू इन्फिनिटी कोई भी नंबर ले लो, मैंने 4 ज्यूम कर लिया, 3 - 4 नेगेटिव, 3 + 4 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, कहानी खत्म, ठीक है। अच्छा हाँ, और देखो -3 पे ये इनइक्वलिटी 0 हो रही है, यानी कि 0 को हम इंक्लूड, 0 हम कर सकते हैं तो 0 को इंक्लूड करना है। और +3 पे भी ये 0 बन रही है तो 0 इक्वल हो सकती है तो इसे भी इंक्लूड करना है। यानी से जो यहां से जो x बिलोंग करेगा क्लोज्ड -3 से +3, x की जो वैल्यूज होंगी वो इस इंटरवल में लाई करेंगी, क्लोज्ड ब्रैकेट -3 से 3। यही इस फंक्शन की डोमेन है। क्या है ये? डोमेन। यह है इस फंक्शन की डोमेन, क्लोज्ड -3 से +3, क्लोज्ड -3 से +3, यह है डोमेन। इस इंटरवल के बीच में x की वैल्यू आप कुछ भी डाल दो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा। अब इसकी रेंज निकालनी है, रेंज देखते हैं। अब रेंज के लिए भी मैंने एक मेथड बताया था, एक एल्गोरिथम बताया था, 4 स्टेप्स में रेंज निकालना सिखाया था। रेंज देखते हैं इसकी, रेंज रेंज निकालने के लिए जो भी फंक्शन है, स्टेप नंबर 1, जो भी फंक्शन है उसे y के इक्वल रख दो बस। y इक्वल टू, ये फंक्शन था, इसे y से इक्वेट कर दो। स्टेप नंबर 1 था। स्टेप 2 क्या था? क्या था स्टेप 2? स्टेप 2 ये था, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। हमें लिखना है x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखना है। कैसे लिखेंगे? पहले स्क्वायर तो करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, y स्क्वायर इक्वल टू हट जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसे रहने दो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा देखो, ये जो एक्स स्क्वायर है यह है एक स्क्वायर फंक्शन। एक्स स्क्वायर क्या है? एक स्क्वायर फंक्शन। एक्स कुछ भी डालो इसमें इनपुट कुछ भी डालो, 0 डाला आउटपुट 0, नेगेटिव डाला नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव डाला स्क्वायर पॉजिटिव। इसके अंदर आप कुछ भी इनपुट डालो, इसकी आउटपुट या तो पॉजिटिव होगी, है ना, या फिर 0 भी हो सकती है। 0 कब होगी? जब इनपुट ही हम 0 डाल देंगे। तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। एक्स स्क्वायर बराबर है 9 माइनस वाई स्क्वायर के, तो देयरफॉर 9 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। अभी जस्ट इसी तरीके से सॉल्व हमने किया, इसे ब्रेक कर लेंगे। 3 माइनस वाई इंटू 3 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी से नंबर लाइन मेथड से सेम क्वेश्चन बन गया। ये नंबर लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट्स, एक होगा माइनस का 3, दूसरा होगा प्लस का 3। इस इंटरवल में कोई भी नंबर डालेंगे, -4 डाल दिया, -3 माइनस 4 पॉजिटिव, 3 माइनस 4 नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा। -3 टू +3 डालेंगे, मैंने 0 डाल दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव। 3 टू इन्फिनिटी मैंने 4 डाल दिया। मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जस्ट किया है मैंने अभी, ठीक है। 3 टू इन्फिनिटी मैंने पॉजिटिव 4 डाल दिया, 3 माइनस 4 नेगेटिव, 3 + 4 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। हमें रखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि
नेगेटिव वाले तो हटा दो, हमें रखना था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हटा दो। अब 0 भी पॉसिबल है, 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा? -3 पे, यानी कि इसे इंक्लूड करना है। +3 पे भी 0 हो जाएगा, इसे इंक्लूड करना है। तो यहां से अगर मैं y निकालूं, मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, यहां लिख रहा हूं, तो y बिलोंग्स टू क्लोज्ड -3 से क्लोज्ड +3। y बिलोंग्स टू, y इस इंटरवल को बिलोंग करेगा क्लोज्ड -3 से क्लोज्ड +3। बट कहानी में है ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है? स्टेप नंबर 4। देखो जब मैंने पढ़ाया था स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 डॉन भाई, डॉन स्टेप नंबर 4 क्या था? स्टेप नंबर 4, लुक एट द ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन इज दिस, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। लुक एट द ओरिजिनल फंक्शन एंड एलिमिनेट वैल्यूज। y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। y एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, y एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। और मैं एक बात बता दूं, स्क्वायर रूट फंक्शन कभी भी आपको नेगेटिव आउटपुट नहीं देगा। y इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन, तो y की आउटपुट 0 पॉसिबल है, पॉजिटिव पॉसिबल है। स्क्वायर रूट फंक्शन आपको कभी भी आउटपुट नेगेटिव नहीं देगा। और यहां पे हम देखें तो y में नेगेटिव वैल्यूज भी इंक्लूडेड हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज को हटा दो, तो फाइनल रेंज इज दिस। क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन को देखें तो ओरिजिनल फंक्शन एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, आउटपुट नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 पॉसिबल है, तो 0 को इंक्लूड कर देंगे और पॉजिटिव, बात खत्म। तो रेंज हो जाएगी ये, दिस इज द फाइनल रेंज। ये स्टेप नंबर 4 यही था, ज्यादा करके स्क्वायर रूट फंक्शंस में यूज होता है। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। ये बहुत अच्छे से मैंने डोमेन एंड रेंज पे मैंने जब क्वेश्चंस कराए थे, मेरी 2 वीडियो पड़ी हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, आप उन्हें देखना और तब ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज्ड -3 से +3 एंड रेंज इज क्लोज्ड 0 से 3। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन है और पता नहीं ये 11th क्लास में क्यों दे दिया ये क्वेश्चन। ये तो 7वीं क्लास 8वीं क्लास के अलजेब्रा का क्वेश्चन है। समझ से बाहर है कि यहां पे ये क्वेश्चन क्यों दे दिया। अब दिया है तो सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखना कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला। क्वेश्चन नंबर 3, ए फंक्शन f is defined by fx equals to this, write down the values of। क्या मीनिंग है? एक कोई फंक्शन गिवन है fx इक्वल्स टू 2x - 5, एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है f(0) की वैल्यू, f(7) की वैल्यू, f(-3) की वैल्यू। f(0) देखो, f(0) निकालना है, f(0) निकालना है, f(7) एंड f(-3) क्या मीनिंग है इनका? क्या मीनिंग है इनका? f(0), f(7), f(-3). f(0) कैसे निकलेगा? इस फंक्शन में x की जगह जहां जहां x है 0 पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू 0 इन दिस फंक्शन, कर दो पुट, जहां जहां 0 है 0 पुट कर दो। f(0) इक्वल्स टू 2 × 0 -5, 2 × 0 ये खत्म, -5 इज द आंसर। ये है f(0). बताओ ये कोई क्वेश्चन है? 5th क्लास का बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर लेगा। f(7) पुट x इक्वल्स टू 7 इन दिस फंक्शन, जहां जहां x है 7 पुट कर दो। f(7) इक्वल्स टू 2 × 7 -5, 2 × 7 14, 14 माइनस में 5 9 इज द आंसर, है ना। 2 7 14 में से 5 घटा दो, 9 आंसर आएगा। f(-3) पुट x इक्वल्स टू -3 in this function, तो f(-3) will be equal to 2 × -3 -5, 2 × -3 -5, तो 2 × -3 -6 and -5 -11 is the answer। तो f(0) क्या है? -5, f(7) क्या है? 9 and f(-3) is -11। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। इतना सिंपल क्वेश्चन तो कोई हो भी नहीं सकता 11th क्लास के बच्चे के लिए।
क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, the function t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit, दोनों टेम्परेचर के स्केल हैं, फिजिक्स में पढ़ेंगे, is defined by this, क्या है कि t टेम्परेचर is a function of degree Celsius, t is a temperature function of degree Celsius, और क्या क्या फंक्शन है 9c डिवाइडेड बाई 5 प्लस में 32, 9c डिवाइड 5 प्लस में 32, ठीक है। इज डिफाइंड बाय दिस, फाइंड t ऑफ 0, हमें देखो क्या निकालना, सेम चीज है, t ऑफ 0, t ऑफ 28, t ऑफ -10, और लास्ट पार्ट 4 है। पहले ये देख लेते हैं, t ऑफ 0, t ऑफ 28, t ऑफ -10। t ऑफ 0 कैसे निकालेंगे, t ऑफ 0 इस फंक्शन में पुट c इक्वल्स टू 0, इसमें जहाँ जहाँ c है, इस डब्बे में जहाँ जहाँ c है वहाँ 0 पुट कर दो, यही तो मीनिंग होगा t ऑफ 0 का। t ऑफ 0 9 इंटू 0, जहाँ जहाँ c है प्लस में 32, 9 इंटू 0, 0 डिवाइड बाई 5, ये तो पूरा 0 हो गया, तो 32 इज द आंसर, 32 इज द आंसर। फिर t ऑफ 28, पुट t इक्वल्स टू 28, जहां जहां इस डिब्बे में c है 28 पुट कर दो, t ऑफ 28 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32, इसे सॉल्व करेंगे, 9 की मल्टीप्लीकेशन 9 से करेंगे, 9 8 72, 2 कैरी 7, 9 टू 18 प्लस 7 25, यानी कि 252 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, 252 डिवाइड बाई 5 50 प्लस 0.4, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। 50 प्लस 0.4 प्लस 32, कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, बस डिवीजन है, इनको ऐड कर लेंगे, 50 प्लस 30 80 82 82.4 इज द आंसर, तो इसका आंसर है 82.4। कुछ नहीं है, बस ये सिंपल मैथ की है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, डिवीजन किया है, तो आंसर इज 82.4, कर ले भाई, यही होगा। फिर निकाला t ऑफ -10, t ऑफ -10, पुट t इक्वल्स, पुट c इक्वल टू, सॉरी c है, पुट c इक्वल्स टू 28, पुट c इक्वल्स टू -10, कर दो इस डब्बे में, t ऑफ -10 इक्वल टू 9 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32, ये कैंसिल हो जाएगा, -2 पे 9 इंटू -2 माइनस का 18, -18 प्लस 32, 18 प्लस 4 24, यानी कि 14 इज द आंसर, सब्ट्रैक्शन करेंगे 14 इज द आंसर, ठीक है, ओके। हाँ, इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, द वैल्यू ऑफ c व्हेन t ऑफ c इज दिस 2 1 10, इसी का एक और पार्ट है, देखो वो देखते हैं क्या कह रहा है। पार्ट 4 है इसका, द वैल्यू ऑफ c व्हेन t ऑफ c इज 212, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, t ऑफ c इज 212, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, t ऑफ c इज 212, हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो देखो t ऑफ c क्या है, 9c ओवर 5 प्लस 32, ये वैल्यू दे रखी है 212 के बराबर। अब कुछ नहीं है, सिंपल अलजेब्रा, 9c डिवाइडेड बाई 5, 32 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, 212 माइनस 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0 8 180, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 आएगा, यानी कि 9c डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 180, ये हम डिवाइड कर देंगे तो 20 पे, और c की मल्टीप्लाई 5 से 5 इंटू 20 तो 100,
तो सी की वैल्यू कितनी आई है, सी इज इक्वल टू 100, दैट इज द आंसर। यही हमसे पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच टी ऑफ सी इक्वल टू 212। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में कंडीशन थी कि अगर टी ऑफ सी 212 के बराबर है तो बताओ सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू होगी 100। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन 3 और 4 तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये तो होने भी नहीं चाहिए 11th क्लास के सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 एक डोमेन और रेंज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला पार्ट देखते हैं। पहला फंक्शन है, पहला फंक्शन ये गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2-3x, ये फंक्शन गिवन है एंड x बिलोंग्स टू r ऑब्वियसली एंड x इज ग्रेटर देन 0। देखो कंडीशन दे रखी है, जो x है वो 0 से ग्रेटर है, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसमें हम पॉजिटिव रियल नंबर्स ही डालेंगे ओनली, इसी के लिए फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, हमें इसकी क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, रेंज निकालनी है, रेंज निकालनी है। रेंज के लिए मैं एक प्रोसेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पुट y इज इक्वल टू द फंक्शन, पुट y इज इक्वल टू द फंक्शन। देखो मैं इसको एक बार करा देता हूं स्टेप बाय स्टेप वाइज। जैसे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है पुट, एक रिमाइंड करा रहा हूं बस, पुट y इज इक्वल टू एफ एक्स, पुट y इज इक्वल टू एफ एक्स। जो भी फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में y के इक्वल रख दो बस। पहला स्टेप तो ये है। ठीक है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये है एक्सप्रेस x, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। यहां से x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखना, 3x को लेफ्ट हैंड साइड और y को राइट हैंड साइड। x विल बी इक्वल टू 2 - y ओवर 3। हमने लिख दिया x एज ए फंक्शन ऑफ y, x एज ए फंक्शन ऑफ y लिख दिया। ठीक है, x एज ए फंक्शन ऑफ y लिख दिया। ठीक है ना। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 ये है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ या फॉर y, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर y फॉर विच x is defined, x is defined just like domain, just like domain। क्या मीनिंग है, मीनिंग ये है कि x एज ए फंक्शन ऑफ y हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना, जैसे हम डोमेन निकालते थे कि हमें y की वो पॉसिबल वैल्यूज लिखनी है जिनके लिए x डिफाइंड हो। और पहली चीज मैं बता दूं, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि जो x है वो 0 से ग्रेटर है, जो x है वो 0 से ग्रेटर है, x की वैल्यू है 2 - y डिवाइडेड बाई 3, ये 0 से ग्रेटर रखना है, 0 से ग्रेटर रखना है। 3 पॉजिटिव नंबर है, ऑलरेडी 0 से ग्रेटर है, तो 2 - y की बात आएगी। 2 - y को 0 से ग्रेटर रखना है, क्या करेंगे, देखो ये एक लीनियर इनइक्वेशन है, इनइक्वेशन सॉल्व करने का तरीका मैं ऐसे करते हैं। देखो 2 - y ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड -2 सब ऐड कर देंगे, दोनों साइड -2 ऐड कर देंगे, तो -2 + 2 कट जाएगा, -y ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब एक चीज याद रखना, जब भी हम किसी इनइक्वेशन में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन चेंज हो जाएगा लेस देन में, और ग्रेटर देन इक्वल टू चेंज हो जाएगा लेस देन इसमें।
जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं y हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं 2 हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन जो ग्रेटर देन का साइन था चेंज हो जाएगा इसमें लेस देन, लेस साइन में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन चेंज हो जाएगा लेस में। ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो y की जो वैल्यूज़ हैं वो होगी लेस देन 2, y की जो वैल्यूज होगी वो होगी लेस देन 2, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके आप कुछ भी वैल्यू ले लो अप टू ओपन टू, ये इस फंक्शन की रेंज होगी। y लेस देन 2 का मीनिंग यही है, माइनस इन्फिनिटी से 2 को इंक्लूड करना नहीं है, एक्सक्लूड करना है, क्योंकि लेस देन का साइन है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, तो 2 को एक्सक्लूड करना है। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ओपन माइनस इन्फिनिटी से 2। बात खत्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में। तो ये सारी स्टेप्स हैं। अच्छा, इसमें स्टेप वैसे 4 भी होता है, वो 4 यहाँ यूज नहीं हुआ, स्टेप 4 भी होता है। एलिमिनेट वैल्यूज, कुछ वैल्यूज एलिमिनेट करती हैं यहाँ पे, उस ये एप्लीकेबल नहीं है। एलिमिनेट वैल्यूज, इफ एप्लीकेबल। स्टेप 4 ये कहता है कि एलिमिनेट वैल्यूज, ओरिजिनल फंक्शन था ये, एलिमिनेट वैल्यूज बाय लुकिंग एट दी ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन y इज इक्वल टू एक बेसिक फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में स्टेप नंबर 4 एप्लीकेबल नहीं है, ज़्यादा करके स्क्वायर रूट फंक्शन में यूज होता है ये स्टेप नंबर 4। देखो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं डोमिनेंट रेंज पे। पार्ट सेकंड है, देखो चल नहीं रहा ये मार्कर। पार्ट सेकंड, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स क्या है, एक रियल नंबर। देखो डोमेन तो बता दी कि इस फंक्शन की जो डोमेन है रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर पुट कर लो। हमें रेंज निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, रेंज। देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर की, एक मिनट, देखो अगर मैं इस एक्स स्क्वायर की बात करूं, ये जो एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, अगर इस एक्स स्क्वायर की बात करूं, एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर फंक्शन है, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से या 0 से बड़ा ही होगा। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर की आपसे मिनिमम वैल्यू पूछूं तो मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी ना, 0 से छोटा नहीं हो सकता एक्स स्क्वायर, 0 और 0 से बड़ा, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू पूछूं, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0 और प्लस 2 तो एक कांस्टेंट है, यानी कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 निकल के आएगी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 निकल के आएगी। उसके बाद आप एक्स स्क्वायर में कोई भी इनपुट डाल दो, नेगेटिव डाल दो, पॉजिटिव डाल दो। नेगेटिव डालेंगे उसके स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 2 से ज़्यादा ही होनी है। मान लो मैंने -1 डाला, -1 का स्क्वायर 1 + 2 3 आ जाएगा, +1 डाला, +1 का स्क्वायर 1 + 2 3 आ जाएगा। यानी कि 0 के अलावा आप एक्स स्क्वायर में कुछ भी इनपुट डाल रहे हो, उसमें 2 जुड़ के 2 से बड़ा ही आना है। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है, और 2 कब आ रही है, जब मैं x की जगह 0 पुट कर दूंगा, x की जगह 0 पुट कर दूंगा। यानी कि अगर मैं इस फंक्शन की रेंज के बारे में बात करूं, रेंज, तो देखो 2 आएगी। 2 कब आएगी आउटपुट, जब मैं x 0 डालूंगा, 0 + 2 2 आएगी। उसके बाद आप कुछ भी डाल दो, आउटपुट हमेशा 2 से ग्रेटर ही आनी है, यानी कि क्लोज्ड 2 से इन्फिनिटी तक। ये इस फंक्शन की रेंज है, ये इस फंक्शन की रेंज है। अगर इस मेथड से करना है तो देखो कर लेते हैं। इस मेथड से कैसे करेंगे, जो भी फंक्शन गिवन है y के इक्वल रख दो, y = x² + 2। उसके बाद स्टेप 2 ये है कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x² को उधर रखते हैं, y 2 को इधर ले आते हैं, तो y - 2 = x², x² आ गया y - 2। अच्छा फिर देखो जो x² है वो एक स्क्वायर फंक्शन है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x² की वैल्यू है y - 2, तो y - 2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ये एक इनइक्वेशन है, सॉल्व करेंगे तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। यही तो सेम चीज़ हमने यहाँ लिखी है। यहाँ से क्या आती है, y
क्लोज्ड टू से इन्फिनिटी, ये सेम चीज यहां से है, चाहे आप ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, सेम आंसर आ रहा है, रेंज इज क्लोज्ड टू से इन्फिनिटी। ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके देख लो, चाहे ये मेथड से देख लो, सेम आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट, और ये क्वेश्चन क्या है, ये तो बस बहुत ही ऑलरेडी डेफिनेशन पूछ ली है बस मॉडुलस फंक्शन की, मॉडुलस फंक्शन की पूछ ली है डेफिनेशन, पार्ट 3। बच्चे को पता होगा, बच्चे को एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ एक्स आइडेंटिटी फंक्शन पूछ लिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर। देखो एक्स क्या है, एक रियल नंबर है, ये तो एक आइडेंटिटी फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स एक रियल नंबर, तो डोमेन तो इस फंक्शन की क्या है, ऑल रियल नंबर्स, या ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और रेंज भी तो यही होगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज आल्सो आर, इसे भी ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। कुछ भी इनपुट डाल दो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आएगी, तो डोमेन इज आर, रेंज इज आर। ये कहानी थी एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी की, एक्सरसाइज 2.3 की कहानी थी ये। तो अब एक्सरसाइज तो 2.3 सॉल्व कर लिए, अब करते हैं मिसलेनियस एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के मिसलेनियस एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 18, एग्जांपल नंबर 18 क्या है, एग्जांपल नंबर 18, एग्जांपल नंबर 18 है, लेट आर विद द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइन द रियल फंक्शन दिस। देखो क्या है कि एक फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है, सच दैट फ्रॉम आर टू आर, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, बाय दिस एफ एक्स एक फंक्शन है इस तरह से, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 10, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। हमें क्या करना है, इस फंक्शन का ग्राफ जो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 है, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, हमें करना है इसका ग्राफ प्लॉट। ठीक, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक बात बता दूं, क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वेयर m and c are constants, fx इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, m और c दो कांस्टेंट हैं, x की हाईएस्ट पावर 1 है, x की हाईएस्ट पावर 1 है, इस शकल के जितने भी फंक्शंस हैं दुनिया में कहीं भी, एफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है और m और c कांस्टेंट हैं, इस शकल के दुनिया में जितने भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को हम बोलते हैं लीनियर फंक्शंस। कैसे फंक्शंस, लीनियर फंक्शंस, लीनियर फंक्शंस। एंड जितने भी लीनियर फंक्शंस हैं उनका ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। जितने भी लीनियर फंक्शंस हैं दुनिया में उनका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। इतनी बात पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन पे आते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। अगर इस फंक्शन को देखूं, क्या ये लीनियर फंक्शन नहीं है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 10, सी की जगह 10 लिखा हुआ है और m यानी कि ऐसे लिख सकते हैं ना 1 इंटू एक्स, यानी कि m की जगह 1 लिखा हुआ है और c की जगह 10 लिखा हुआ है, तो ये एक लीनियर फंक्शन है। यस, इट इज अ लीनियर फंक्शन। अभी लीनियर फंक्शन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल होगा। अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, एक बात मैं बता दूं, किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए, स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए मुझे एटलीस्ट, जैसे मान लो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, कम से कम मुझे 2 पॉइंट तो चाहिए, तभी मैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट कर पाऊंगा। मान लेते हैं कि 1 पॉइंट यहां पे है, 1 पॉइंट यहां पे है,
तो इन दोनों पॉइंट से मुझे एक स्ट्रेट लाइन पास करानी है। ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे थोड़ी ना, ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना हुई। मुझे स्ट्रेट लाइन पास करानी तो कैसे कराएंगे? एक बार मिटा दो। स्ट्रेट लाइन पास कराने, मान लेते हैं एक पॉइंट यहां पे है और एक पॉइंट यहां पे है, तो कैसे पास कराएंगे स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से, करा दो, इस तरह से। तो एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए। तो आ जाते हैं, इतनी नॉलेज हमें चाहिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। fx इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 एक लीनियर फंक्शन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, यानी कि मुझे 2 पॉइंट चाहिए। पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दूं, पहले बना दूं कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये इनका इंटरसेक्शन होता है ऑरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 हैं। ऑरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 हैं। अब मुझे 2 पॉइंट चाहिए, तभी मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाऊंगा। मेरे पास फंक्शन है, मान लेता हूं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 एक फंक्शन है, मुझे 2 पॉइंट चाहिए। तो सबसे मान लेता हूं मैं पुट x इक्वल टू 0, सबसे इजी है। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की जगह 0, x की जगह 0, यानी कि y की वैल्यू आएगी 10। तो यहां से मुझे एक पॉइंट मिल गया। कौन सा पॉइंट मिल गया? एक पॉइंट मिल गया जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 10 है, जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 10 है। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट प्लॉट करना है, x का कोऑर्डिनेट 0, y का 10, तो यहाँ पे जाके कहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ जाके कहीं होगा। ये पॉइंट है x 0 y 10, तो एक पॉइंट मुझे मिल गया। एक पॉइंट और चाहिए, इस बार y को 0 पुट कर लेते हैं। ये बहुत आसान तरीका है 2 पॉइंट निकालने का। y को 0 पुट करा, अगर मैंने y को 0 पुट करा तो देखो 0 बराबर x प्लस 10, यहां से x निकालेंगे, x विल बी इक्वल टू -10, तो यानी कि एक पॉइंट और मिल गया हमें, x का -10 एंड y का 0। एक पॉइंट मिल गया x का -10 और y का 0। x का -10 इस एक्सिस पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ जाके कहीं होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट है x का -10 और y का 0, x का -10 और y का 0, x का -10 और y का 0, ये 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट हमें चाहिए थे क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब इन दोनों पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास करा दो, देखो करा दो, थोड़ी सी ड्राइंग की ज़रूरत है। ये स्ट्रेट लाइन है, तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन का ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 का ग्राफ है ये, क्योंकि एक लीनियर फंक्शन है, x प्लस 10 एक लीनियर फंक्शन है, उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए, मैंने 2 पॉइंट इस तरह से निकाल लिए। एक बार x 0 रख दिया, एक बार y 0 रख दिया, 2 पॉइंट आ जाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी कि एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस टाइप के, इस शक्ल के जितने भी फंक्शंस होंगे उनका ग्राफ, उन बोलेंगे हम लीनियर फंक्शंस, और उनका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट मैंने इस तरह से निकाल लिए। इतनी कहानी है इस फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या है? लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू। आर एक रिलेशन है फ्रॉम क्यू टू क्यू। क्यू क्या है? क्यू क्या है? क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स डिफाइंड बाय आर। एक रिलेशन आर है, वो है रोस्टर फॉर्म में। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट ए बी
बिलोंग्स टू क्यू, ऑब्वियसली क्यू को बिलोंग करेंगे, एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड सच सो दैट, अच्छा ये दे रखी है देखो, अच्छा ये क्वेश्चन में गिवन है क्या है कि आर एक रिलेशन है क्यू से, क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या रिलेशन गिवन है इस रिलेशन में, तो मैं इसकी बात करूं, ये क्या चीज़ है, अगर इसकी बात करूं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब थ्योरी कराई थी, ठीक। इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए और बी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट दोनों सेट क्यू को बिलोंग करेंगे, क्योंकि पहला सेट भी क्यू है दूसरा सेट भी क्यू है, ठीक है। एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली इन्होंने, इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट सेट क्यू को बिलोंग करेंगे, एंड उन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूं ए माइनस बी करूं तो वो इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं 1,2, 1,2 एक ऑर्डर्ड पेयर है, देखो 1 भी रैशनल नंबर है 2 भी रैशनल नंबर है, तो 1,2 एक ऑर्डर्ड पेयर रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इनका डिफरेंस लूं 1 - 2 करूं, a माइनस बी पहला एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट घटाऊं 1 - 2 क्या आएगा -1, -1 जो कि एक इंटीजर है, -1 बिलोंग्स टू जेड, -1 एक इंटीजर है, इसीलिए ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में होगा, ठीक है, बिल्कुल ये मीनिंग है। फिर मान लेता हूं अगर मैं कोई ऑर्डर्ड पेयर लेता हूं 3,4, या इस बार ऐसे ले लेते हैं 10,8, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट भी रैशनल नंबर है, सेकंड एलिमेंट भी सेट क्यू को बिलोंग करेगा। मैं इनका डिफरेंस लूं 10 - 8, 10 - 8 आता है 2 भी एक इंटीजर है, यानी कि सेट जेड को बिलोंग कर रहा है, कंडीशन फुलफिली, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर भी इस रिलेशन में होगा। तो मतलब ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में होंगे जिनमें ये खास बात होगी, अगर फर्स्ट एलिमेंट में से मैं सेकंड एलिमेंट घटाऊं तो वो इंटीजर आए, ये भी इसमें एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है, ये ऑर्डर्ड पेयर भी इसमें प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं 1/2 1/4, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है, चेक करते हैं। ये भी एक देखो रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, तो दोनों रैशनल नंबर तो हैं, डिफरेंस लेते हैं 1/2 - 1/4, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसे लिख देते हैं 2/4 - 1/4, सॉल्व करेंगे तो 1/4। देखो 1/4 अब इंटीजर नहीं है, 1/4 डजंट बिलोंग टू जेड, हालांकि 1/2 1/4 दोनों रैशनल नंबर्स थे, सेट क्यू को बिलोंग कर रहे थे, इनका जब डिफरेंस लिए तो 1/4 आ रहा है, 1/4 इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में नहीं होगा। कंडीशन यही थी कि दोनों फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेट क्यू को बिलोंग करें, एंड दोनों का अगर डिफरेंस लूं तो जेड आए, डिफरेंस तो इंटीजर आ नहीं रहा, यानी कि ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं है। ये मीनिंग था इस कंडीशन का। आई बात समझ में? मैं ही मिटा रहा हूं। उम्मीद है बात पकड़ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो कहानी हो गई इतनी। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं एग्जामिनर बाबू। फर्स्ट पार्ट इज दिस, सो दैट ए कोमा ए belongs to R, A, A belongs to R for all A belongs to Q। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि ये प्रूफ करो, ये दिखाइए कि A, B एक ऑर्डर्ड पेयर है, वो रिलेशन R में ऑर्डर्ड पेयर है फॉर ऑल। फॉर ऑल को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, देखो ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, फॉर ऑल का सिंबल है इस तरह से। फॉर ऑल A belongs to Q, फॉर ऑल A belongs to Q। ये क्वेश्चन में गिवन है कि सो दैट A, A belongs to R for all A belongs to Q। मतलब क्या हुआ इसका, ये क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर ऑल A belongs to Q, अगर सेट Q में कोई भी एलिमेंट, A सेट Q का कोई एलिमेंट है, स्मॉल a सेट Q का कोई एलिमेंट है, Q में सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो A भी एक रैशनल नंबर्स हुआ। ठीक है, मान लेते हैं कोई रैशनल नंबर मैंने 1 ले लिया, तो 1,1 इस
रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, हम कैसे पता करें, इनका डिफरेंस लो, 1 - 1 0 आता है। अब 0 आता है तो 0 जेड को बिलोंग कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हुई, यानी कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इस रिलेशन में होगा, बिल्कुल होगा। फिर मान लेते हैं मैंने ले लिया 10,10, 10,10 क्या इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर एज ए प्रेजेंट होगा? यस, बिल्कुल प्रेजेंट होगा। डिफरेंस ले लो, 10 - 10 0 आ रहा है, तो 0 भी इंटीजर है ना, इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर भी इस रिलेशन में होगा। मतलब आप कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ले लो जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेम है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट जब सेम होगा तो जब डिफरेंस लूंगा 0 ही तो आएगा, और 0 एक इंटीजर है, यानी कि ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में होंगे। हेंस प्रूव्ड। ये तो मीनिंग हुआ। आप ऐसे देखो, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं, a - a क्या था? 0, 0 बिलोंग्स टू z, therefore for all a belongs to q, for all a belongs to q, a, a belongs to r। यही तो मतलब है। फर्स्ट एलिमेंट सेम, सेकंड एलिमेंट सेम, जब डिफरेंस लूंगा 0 आना है, 0 आना है यानी कि इंटीजर है, इंटीजर यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हुई, और ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में होंगे, इसलिए हेंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट नोट करते चलो साथ के साथ। सेकंड पार्ट है, क्या है सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट इज दिस, a, b बिलोंग्स टू r, a, b बिलोंग्स टू r। हमें ये शो करना है कि a, b बिलोंग्स टू r implies that b, a बिलोंग्स टू r। देखो क्या कह रहा है कि इफ a, b बिलोंग्स टू r, यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में प्रेजेंट है, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में प्रेजेंट है, इंप्लाइज दैट, फिर आप ये प्रूफ करिए, मतलब अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये भी है कि ये ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में प्रेजेंट होगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब ये भी है कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। आप ये प्रूफ करो, देखो क्या गिवन है, a, b रिलेशन में है, ये ऑलरेडी गिवन है कि a, b ये रिलेशन में प्रेजेंट है, ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में प्रेजेंट है, ये गिवन है, ये हमें गिवन है ना, यही तो है। a, b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट, ये प्रूफ, ये आपको दे रखा है तो ये भी बताओ ये ऐसे, ये ट्रू क्यों हो गया? अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में प्रेजेंट है, इसका मतलब तो ये हुआ, जब इनको मैं डिफरेंस लूंगा, विच मीन्स a - b इंटीजर को बिलोंग करेगा, यही तो मतलब हुआ, क्योंकि जब a - b इंटीजर को बिलोंग करेगा तभी तो ये इसमें प्रेजेंट है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछूं, 5 - 4 क्या आता है? 1। 1 एक इंटीजर है, बिल्कुल है। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, 4 - 5 -1 भी इंटीजर है। सेम चीज a - b z को बिलोंग करा, अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो b - a भी z को बिलोंग करेगा। अगर b - a भी z को बिलोंग करेगा तो b, a इस रिलेशन में प्रेजेंट होगा। यही हमने प्रूव कर दिया। ये तो बोला था कि अगर a, b रिलेशन में प्रेजेंट है तो इंप्लाइज दैट b, a भी रिलेशन में प्रेजेंट होगा। यही हमने प्रूव कर दिया। b, a भी रिलेशन में एज एन ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है। यस, हेंस प्रूव्ड। यही गिवन था, ये गिवन है, ये प्रूफ कर दिया हमने, ऐसे प्रूफ कर दिया। दो इंटीजर्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, जैसे 5 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, इनका जो डिफरेंस, अगर मैं इनके पोजीशंस को इंटरचेंज कर दूं तो भी इंटीजर ही आना है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। उतार लो आप कॉपी में, आराम से उतारो। थर्ड पार्ट देखते हैं। पार्ट थर्ड एग्जाम्पल 9 का पार्ट थर्ड। a, b बिलोंग्स टू r। अगर a ऑर्डर्ड पेयर a, b
रिलेशन आर में एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है एंड बी कोमा सी ऑर्डर्ड पेयर बी कोमा सी भी रिलेशन आर में एज एन एलिमेंट प्रेजेंट है, इंप्लाइज दैट, मतलब अगर ये दोनों रिलेशन आर में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ए कोमा सी भी रिलेशन में प्रेजेंट होगा। अगर ये दोनों रिलेशन में प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब ये भी हुआ, इंप्लाइज दैट ए कोमा सी भी रिलेशन में प्रेजेंट है। ये हम दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, देखो वही ए बी रिलेशन में प्रेजेंट है, क्या है देखो ऑलरेडी गिवन है कि ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी है, ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी है, ये रिलेशन में प्रेजेंट है। रिलेशन में प्रेजेंट है इसका मतलब तो ये हुआ ना, अगर ए माइनस बी इंटीजर को बिलोंग करेगा, यही मतलब हुआ, क्योंकि वही ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में आने हैं जिनका डिफरेंस करूं ए माइनस बी करूं, फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट घटाऊं तो इंटीजर आना चाहिए। अगर ये ऑलरेडी रिलेशन में है तो यानी कि डिफरेंस इंटीजर होगा। इसमें देखते हैं बी कोमा सी भी रिलेशन में है, इसका मतलब ये हुआ बी में से अगर मैं सी माइनस करूं तो वो भी इंटीजर आ रहा है। अब इन दोनों इक्वेशंस मुझे लाना है ए सी बताना है कि ए सी रिलेशन में है। ए सी अगर रिलेशन में है तो मुझे ए माइनस सी निकालना होगा। ए इधर प्रेजेंट है, सी इधर प्रेजेंट है माइनस में, दोनों को मैं ऐड कर दूं, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, देखो दोनों को ऐड कर दूं, इधर है ए माइनस बी, इधर है प्लस बी माइनस सी, इधर है इंटीजर, इधर है इंटीजर, इंटीजर में मैं इंटीजर ऐड करूंगा, 1 में 1 ऐड करूंगा 2 आएगा, 2 भी एक इंटीजर है तो यानी कि इधर भी इंटीजर आ जाएगा। माइनस बी से माइनस बी कैंसिल और आता है ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। अगर ए माइनस सी इंटीजर है तो ए कोमा सी रिलेशन में प्रेजेंट होगा, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था कि ए कोमा बी रिलेशन में प्रेजेंट है, बी कोमा सी रिलेशन प्रेजेंट है, तो इंप्लाइज दैट, प्रूफ करो ए कोमा सी भी रिलेशन में एज एन एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एक ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा सी भी रिलेशन में होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन मैं इसे कहूंगा। एग्जाम्पल 20 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक न्यू वैरायटी का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 20 न्यू वैरायटी का क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल 20 क्या है? लेट एफ इज दिस, एफ इज ए फंक्शन, लेट एफ इज ए फंक्शन बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम जेड इन टू जेड, फाइंड एफ एक्स। एफ एक्स देखो एक एफ एक फंक्शन दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, 1,1 2,3 0, -1 -1, -3, बी ए लीनियर फंक्शन। वर्ड याद रखना, दिस फंक्शन इज ए लीनियर फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? लीनियर फंक्शन है। ऑलरेडी क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि दिस फंक्शन इज ए लीनियर फंक्शन। भाइयों ये एक लीनियर फंक्शन दे रखा है। कैसा दे रखा है? लीनियर फंक्शन। खुश हो जाओ, ये फंक्शन कैसा है? एक लीनियर फंक्शन है। और लीनियर क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है। जस्ट पढ़ाया था दुनिया में जितने भी लीनियर फंक्शन है कहीं पे भी वो इस फॉर्म में होंगे, उनकी शक्ल ऐसी होगी, एफ एक्स बराबर एम एक्स प्लस सी। उनकी शक्ल ऐसी होगी, जितने भी लीनियर फंक्शंस होंगे दुनिया में उनकी शक्ल ऐसी होगी, एफ एक्स बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, फाइंड एफ एक्स, हमें एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना? हमें एफ एक्स निकालना है, हमें निकालना है एफ एक्स। अच्छा देखो, बहुत सुंदर सुंदर बात बताऊंगा, इसमें बहुत ही एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। फंक्शन दे रखा है ये एफ, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 3 है, 0 की इमेज -1 है, -1 की इमेज -3 है। ठीक है, या ऐसे कहें, अगर फंक्शन में मैं 1 इनपुट डालूं, अगर किसी फंक्शन में मैं 1 इनपुट डालूं, आउटपुट निकल के आती है 1। अगर फंक्शन में मैं 2 इनपुट डालूं, आउटपुट निकल के आती है 3। फंक्शन में अगर मैं 0 इनपुट डालूं, आउटपुट निकल के आएगी -1।
अगर फंक्शन में -1 इनपुट डालूं आउटपुट निकल के आएगी -3, ये मीनिंग है। या इसी को मैं ऐसे कहूं, इफ f ऑफ a इक्वल्स टू b, इफ f ऑफ a इक्वल्स टू b, यानी कि a की इमेज b है, a की इमेज b है, फंक्शन में a अगर मैं इनपुट डालूं आउटपुट आती है b, तो कहते हैं b, इसका क्या मीनिंग था, इफ f ऑफ a इक्वल टू b देन b इज द इमेज, b इज द इमेज ऑफ a अंडर f, b a की इमेज है, 1,1, 1 की इमेज 1 है, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज है, a इज द प्री इमेज ऑफ b अंडर f। बात समझ आ रही है? a इज द प्री इमेज, फर्स्ट एलिमेंट इज द प्री इमेज ऑफ द सेकंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ये चीज है। इसी चीज को मैं यूज करने वाला हूं इस क्वेश्चन में, इसी चीज को मैं यूज करने वाला हूं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा देखो क्या मीनिंग रहा, क्या मीनिंग हुआ फिर, मीनिंग ये हुआ अगर फंक्शन में मैं इनपुट डालूं 1, फंक्शन में इनपुट डालूं 1 आउटपुट निकल के आती है 1, फंक्शन में इनपुट डालूं 2 आउटपुट निकल के आती है 3, फंक्शन में इनपुट डालें 0 आउटपुट निकल के आएगी -1, फंक्शन में इनपुट डालूं मैं -1 आउटपुट निकल के आती है -3। ये कहानी है, 1 इनपुट डालते हैं आउटपुट 1 आती है, यही कहानी थी इनपुट आउटपुट इमेज प्री इमेज की, ठीक है। अच्छा फंक्शन होगा इस फॉर्म में f(x = mx + c), क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो इसकी शक्ल ऐसी होनी है। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमें चाहिए, यहाँ पे मुझे m चाहिए और c चाहिए, m और c यहाँ पे अननोन है, ये मुझे 2 चीज़ चाहिए, तो ये कैसे निकालेंगे, इनको यूज़ करके। इतनी कहानी हमें दे रखी है, इनको यूज़ करना है। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप ये यूज़ करो, चाहे ये यूज़ करो, चाहे ये यूज़ करो, चाहे ये यूज़ करो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई सी भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो, इनमें से कोई सी भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो, कंप्लीटली आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। लेकिन हम वो यूज़ करेंगे जिससे आसान बने, हमारा काम आसान हो, हमारा काम आसान हो जाएगा इसे यूज़ करके। इसे यूज़ कर लो पहले, क्यों आसान हो जाएगा, देखो एक तो मुझे x की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट कर देनी है ना, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं f ऑफ 0 मुझे -1 गिवन है, f ऑफ 0 का क्या मतलब है, जहां जहां x है 0 पुट कर दो, तो f ऑफ 0 कर दो 0 पुट, क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 बराबर m इंटू 0 प्लस c, और ये किसके बराबर है, -1 के बराबर है। देखो 0 पुट करने से क्या हुआ, m इंटू 0 0, ये पूरा खत्म हो गया, खत्म हो गया। c की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, c की वैल्यू डायरेक्ट -1 आ गई। अगर हम ये यूज़ नहीं करते ना, चाहे इनमें से ये यूज़ करते तो एक इक्वेशन बनती, फिर एक यूज़ करते फिर एक इक्वेशन बनती, 2 इक्वेशन बनती, 2 वेरिएबल होते सॉल्व करते। तो f ऑफ 0 लेने से फ़ायदा ये हो गया कि एक इक्वेशन में c की वैल्यू आ गई, एक इक्वेशन में c की वैल्यू आ गई। अब इनमें से कुछ भी यूज़ कर लो, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, f ऑफ 1 = 1, जहाँ जहाँ x है 1 पुट कर दो, जहाँ जहाँ x है 1 पुट कर दो, तो m इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 माइनस c, 1 माइनस c इज ऑलरेडी -1, तो 1 + 1 इक्वल्स टू 2, 1 + 1 इक्वल्स टू 2। मैं हाँ कहाँ कर दूँ बताओ, हाँ ये m की वैल्यू आई है कितनी, +2, c की वैल्यू आई है कितनी, -1। बस तो यही चीज़ चाहिए थी। तो फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन बन गया ये f(x = mx), m की वैल्यू है 2, 2x प्लस c की वैल्यू -1, तो फंक्शन बन गया ये f(x = 2x - 1। फंक्शन है हमारा ये f(x = 2x - 1), और देख लो लीनियर फंक्शन ही तो है, ये निकालना था। ये दे रखी थी, फंक्शन दे रखा था रोस्टर फॉर्म में, यानी कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं,
और बोल रखा था कि ये फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन है तो इस फॉर्म में होगा mx प्लस सी। अब इसमें दो वेरिएबल हैं, m निकालना है, c निकालना है। m c कैसे निकालें, वो हमारे पास एक कंडीशंस गिवन है। ये कहाँ से आई, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 3 है, या ऐसे कहें फंक्शन में अगर इनपुट 1 डालूं तो आउटपुट 1 आ रही है। ठीक है, तो कुछ भी यूज करके हमारा अल्टीमेट टास्क है m n c निकालना। इसमें से कोई भी इक्वेशन, कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज वो करेंगे तो इजी बने। जैसे मैंने f ऑफ 0 यूज करा, उससे क्या हुआ, एक वेरिएबल खत्म हो गया, डायरेक्टली एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई। तो मैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। एक लास्ट मिसलेनियस एग्जांपल रह जाएगा, एग्जांपल 21 ना, एक दो रहे अभी तो, एग्जांपल 21। एग्जांपल 21 है डोमेन पे। एग्जाम्पल 21 डोमेन पे। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx। को एक फंक्शन है, fx एक फंक्शन है। क्या फंक्शन है, fx एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि जो फंक्शन है इस फॉर्म में है hx ओवर gx, इस फॉर्म में है। हमसे पूछा है डोमेन बताओ, हमसे पूछा है कि डोमेन बताओ। क्या बतानी है, डोमेन। पहली चीज, न्यूमरेटर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे जीरो हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जो प्रॉब्लम है वो है डिनोमिनेटर से, हमें जो प्रॉब्लम है वो है डिनोमिनेटर से, यानी कि ये डब्बा। हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है कि हमारा डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हम डिनोमिनेटर को जीरो नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं बनने देंगे, डिनोमिनेटर जीरो बना दिया तो समथिंग अपॉन जीरो इज अनडिफाइंड फंक्शन, उस केस में अनडिफाइंड हो जाएगा, जीरो नहीं बनने देना। तो जो डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर पे कंडीशन ये है, हमने डिनोमिनेटर पे लगा दी लिमिटेशन। क्या लगा दी, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्या है डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। देखो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों वाले मेथड से, जैसे बचपन से करते आ रहे हैं, फिर एक शॉर्टकट बताऊंगा। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो फैक्टर्स कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यही है ना, मल्टीप्लीकेशन पे 4 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन पे माइनस 5x आए, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 एक फैक्टर बनेगा, और ये पूरी क्वांटिटी जीरो के बराबर नहीं रखनी है। यहाँ से x माइनस 4 ये सबको आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, x माइनस 4 एंड दी x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू 4 के बराबर ना हो एंड x की वैल्यू 1 के बराबर ना हो, x की वैल्यू 4 के बराबर ना हो और x की वैल्यू 1 के बराबर ना हो। मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन में आप कुछ भी रियल वैल्यू ले लो, इस फंक्शन में कुछ भी रियल वैल्यू ले लो, किसको छोड़कर, 1 एंड 4 को छोड़कर। यानी कि इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं, आप एनी रियल वैल्यू ले लो, कोई भी रियल वैल्यू ले लो एक्सेप्ट 1 एंड 4। 1 एंड 4 को छोड़ के आप कोई भी रियल वैल्यू ले लो, हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा, हमारा फंक्शन वैलिड होगा, हमारा फंक्शन एक मीनिंगफुल आउटपुट देगा, एक्सेप्ट एट 1 और 4। 1 डालोगे ये जीरो, समथिंग अपॉन जीरो, अनडिफाइंड फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। 4 डालोगे ये जीरो, समथिंग अपॉन जीरो, अनडिफाइंड फंक्शन इनवैलिड आउटपुट देगा। इसलिए रेंज और डोमेन सारे रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 1 एंड 4।
ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब मैंने बताया था कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। मान लो कोई ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सॉल्व करेंगे माइंड में 1 सेकेंड के अंदर। कैसे करेंगे? देखो +4 कांस्टेंट टर्म है, +4 कांस्टेंट टर्म है, +4। इस +4 के हमें 2 फैक्टर्स करने हैं, माइंड में करना है। +4 के 2 फैक्टर करने हैं, इस तरह से करने हैं कि मल्टीप्लीकेशन पे जब मैं उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं तो +4 आए, और जब दोनों फैक्टर्स को मैं एडिशन करूं तो -5 आए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो ये 5 +4 है, इस +4 के मुझे 2 फैक्टर करने हैं, 2 फैक्टर करने हैं। इस तरह से करने हैं कि जब उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो +4 आए, और एडिशन करूं तो -5 आए। एडिशन करूं तो -5 आए। +4 के 2 फैक्टर्स करने हैं, मल्टीप्लाई करूं तो +4 आए, और एडिशन करूं तो -5 आए। तो क्या ये नहीं होगा? -4 और -1, क्या ये नहीं होगा? -4 -1 दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, -4 × -1 +4, और दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो -4 -1 -5 आएगा। तो हमारे दोनों फैक्टर्स यही होंगे, x - 4 एंड x - 1। है ना इजी? देखो x - 4 एंड x - 1, x - 4 एंड x - 1 2 फैक्टर्स हमारे ये हो गए, कहानी खत्म। एक बार और बता रहा हूं, इस कांस्टेंट टर्म के आप 2 फैक्टर्स करो, इसे 2 पार्ट में ब्रेक करो। इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लीकेशन में +4 आए और एडिशन पे -5 आए। मैंने लिखा -4 एंड -1। जब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो +4 आंसर आएगा, और जब दोनों को मैं ऐड करूंगा -4 + -1 -5 आंसर आएगा, -5 आएगा। तो यानी कि जो 2 फैक्टर्स होंगे x - 4 एंड x - 1, तो फैक्टर्स होंगे, यही फैक्टर्स हमारे यहाँ आ रहे थे, x - 4 एंड x - 1। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को माइंड में सॉल्व करने का तरीका, माइंड में सॉल्व हो जाते हैं। तो इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फास्ट कैसे सॉल्व करना, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो की जरूरत है या कोई आप चाहते हो कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन इज योर्स, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 121 हो गया। डोमेन इसकी ये है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 and 4। लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल 22। लास्ट एग्जांपल एग्जांपल 22। एग्जाम्पल 22 क्या है? ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है। द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, एक फंक्शन f गिवन है, इस तरह से गिवन है। क्या क्या वैल्यूज हैं इसकी? ये गिवन है। फंक्शन है 1 - x। जब x नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है तो फंक्शन ये है, और जब x 0 के बराबर है तो फंक्शन 1 है, और जब x 0 से ग्रेटर है, जब x पॉजिटिव है, ये फंक्शन की कहानी दे रखी है। जब x पॉजिटिव है तो f(x) x + 1 के बराबर है। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f(x). हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, हमें f(x) का ग्राफ बनाना है, हमें बनाना है f(x) का ग्राफ। तो बनाएं फिर ग्राफ, यहां बनाते हैं। चलो हाँ, यहाँ बनाते हैं ग्राफ सुंदर सा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत मज़ेदार ग्राफ बनेगा इसका, बहुत मज़ा आएगा ग्राफ बनाने में। ये f(x) है, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसे बोलते हैं हम ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। ये तो सब बात सबको पता है, बच्चों वाली बात है। अच्छा, अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। अगर x 0 है, अगर x 0 है, फंक्शन की वैल्यू है 1। अगर x 0 है, आउटपुट है 1, या x 0 है तो y की वैल्यू है 1। अगर x 0 ये रहा, y की वैल्यू है 1, y यानी कि यहाँ होगा y एक्सिस पे, मान लेते हैं ये 1 है, ये 1 है। अगर x 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो यानी कि ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट होगा। ठीक है, ठीक है। अगर x, पहले ड्रॉ कर लेते हैं, अगर x पॉजिटिव है,
अगर x पॉजिटिव है फॉर x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, x अगर पॉजिटिव है, x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए फंक्शन है f इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, फंक्शन है f इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए जो फंक्शन आ रहा है fx आ रहा है x प्लस वन। कब? x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, यानी कि राइट हैंड साइड के लिए फंक्शन x प्लस वन है। और अगर मैं इस फंक्शन को ध्यान से देखूं, x प्लस वन को ध्यान से मैं देखूं, क्यों? एक लीनियर फंक्शन नहीं है, एक लीनियर फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन है, और ये एक लीनियर फंक्शन है, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, अब एक पॉइंट निकाल लो, कोई सा भी, मर्जी है, रैंडम, लेकिन मैं वो निकालूंगा जो इजी पड़े। x प्लस वन, मान लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है, एक पॉइंट और चाहिए। मैं इसमें x की जगह 1 पुट कर लूंगा, पुट x इक्वल टू 1। मैंने 1 पुट करा, x की जगह 1 पुट करा, तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 प्लस 1 2। पॉइंट निकल के आया 1,2, पॉइंट निकल के आया 1,2, यानी कि x का 1 मान लेते हैं, x यहाँ होगा कहीं, 1 यहाँ होगा, y का 1 यहाँ है, y का 2 मान लेते हैं यहाँ होगा, x का 1 और y का 2, x का 1 y का 2, यानी कि यहाँ जाके पॉइंट होगा कहीं। अब 2 पॉइंट आगे हैं, मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो कैसे कर दो ड्रॉ, फिर कैसे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है fx इक्वल्स टू एक्स प्लस वन का ग्राफ, ये ग्राफ है। सिमिलरली क्या था, जब x नेगेटिव है, फॉर x लेस देन 0, x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन है 1 माइनस एक्स। मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ, चलो। फंक्शन है fx इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, इसे ऐसे लिख लो, माइनस एक्स प्लस 1। ये कब है? जब x की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। अब देखो, इसको भी अगर मैं देखूं, fx इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, क्योंकि एक लीनियर फंक्शन है, इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, मुझे 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, एक और निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, x की जगह कुछ भी पुट कर लो, मर्जी है। तो मैं वो पुट करूँगा जिससे ईजी बने। मैं क्या पुट करूँगा? x की जगह मैं -1 पुट कर दूंगा। x की जगह जब मैं -1 पुट करूँगा, y इज इक्वल टू fx की जब वैल्यू होगी, x की जगह -1 पुट करो, माइनस ऑफ -1 प्लस 1, 1 प्लस 1 तो 2। अगर x की आप -1 पुट कर लो, यानी कि -1 यहाँ जाके कहीं होगा। अगर आप x की -1 पुट करते हो तो y की वैल्यू 2 आती है, y की वैल्यू 2 यानी ये, तो पॉइंट यहाँ जाके कहीं होगा, यहाँ जाके कहीं होगा, पॉइंट यहाँ जाके कहीं होगा। अब देखो, x की नेगेटिव के लिए एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो प्लॉट कर दो। इस तरह से ग्राफ चलेगा। ये ग्राफ कब है? ये ग्राफ है fx इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ। ये ग्राफ है fx इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ, और ये ग्राफ है fx इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ, और ये कंप्लीट ग्राफ इस फंक्शन का ग्राफ है। वी शेप में ग्राफ है, वी शेप में, वी शेप में ग्राफ है, ठीक है। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स क्या क्या किया है भाई? आज बहुत क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व किया है, फिर मिसलेनियस एग्जाम्पल सॉल्व करे हैं। तो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।